हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और नई इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड चैप्टर को। और उसमें भी जो हमें मेन नेमिंग रिएक्शंस पढ़नी है, हम उस पर मेन फोकस करेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स वाले चैप्टर की नेमिंग रिएक्शंस। तो आपके अभी बोर्ड पे लिखी हुई हैं सबसे ज़्यादा मेन नेमिंग रिएक्शन जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, और इनके आने के चांसेस आप ये समझ लीजिए 90% इनमें से बहुत सारी रिएक्शंस पेपर में आ सकती हैं। तो इसमें देखो, आप सबसे पहली रिएक्शन आपको इस साइड दिख रही होगी। कौन सी? पहली है कोल्स रिएक्शन, फिर रीमन-टीमन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन आपस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विलियमसन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। अब ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये नाम से नहीं दी हुई है एनसीईआरटी में, बट मैंने इसका नाम इसलिए लिख लिया ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ। ठीक, उसके बाद आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत टफ रिएक्शन होती है, बट मैंने इसको बहुत इजी कर लिया आपके लिए। इसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ आपके पास। उसके बाद आती है क्यूमीन प्रोसेस। तो ये जो सारी रिएक्शंस हैं, ये हम इस पूरी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मतलब मैं पहली वीडियो में आपको ये 7 रिएक्शंस पढ़ाऊँगा अच्छे से। उसके बाद हम इस वीडियो के, मतलब ये जो नेमिंग रिएक्शन जो सेकंड चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर की जो सेकंड पार्ट होगा इस रिएक्शन का, मतलब नेमिंग रिएक्शंस भी 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हम ये सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे भाई लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, लूकास टेस्ट बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन होती है, उसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, ये सर दर्द की दवाई लेने जाते हो जब आप, तो ये सर दर्द की दवाई भी बनाएंगे अपन। उसके बाद जीजेल्स मेथड, ये भी आपको नाम से नहीं दी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी में बाकायदा ये रिएक्शन है, और ये रिएक्शन भी बहुत टफ है। इसमें भी हम बहुत बिल्कुल अच्छे से ट्रिक्स बना के पढ़ लेंगे, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। उसके बाद अपन देख रहे हैं आखिरी में ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। हालांकि ये कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये जो रीजनिंग होती है ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए हम इसकी रीजनिंग भी पढ़ेंगे और इस रिएक्शन को भी पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को, जो कि है नेमिंग रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और हम शुरू करते हैं अपनी पहली रिएक्शन से, जो कि है कोल्स रिएक्शन। तो हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं अपनी पहली रिएक्शन, कोल्स रिएक्शन को। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो मेडिसिनल पर्पस में यूज होता है। अब प्रोडक्ट क्या बनता है वो अपन आखिरी में देखते हैं, पहले अपन रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, ये फिनॉल की रिएक्शन होती है। फिनॉल की रिएक्शन है ये आपने बना लिया फिनॉल। अब हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल को ट्रीट करते हैं बेस के साथ, NaOH के साथ। जैसे ही अपन फिनॉल को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो NaOH तो भाई एक बेस है। तो बेस के सामने जो फिनॉल होता है वो अपना एसिडिक नेचर शो करता है। कैसा? एसिडिक नेचर शो करता है। और हमें यह भी पता है कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल ये एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, वो एलिफेटिक अल्कोहल्स जो होते हैं, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं ROH और PHOH में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो PHOH इज मोर एसिडिक। तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है, इस वजह से ये अपना एसिडिक नेचर शो करता है। अगर मैं यहाँ लिख सकता हूँ एसिडिक कैरेक्टर, PHOH मतलब फिनॉल, ये फिनॉल है, इज मोर एसिडिक देन एनी एलिफेटिक अल्कोहल्स। अब ये क्या करेगा भाई, अपना एसिडिक नेचर शो करेगा, मतलब ये अपना H+ देगा और यहाँ पे माइनस चार्ज बचेगा। और बेस जो होती है उसकी टेंडेंसी होती है वो OH- देता है और बाकी प्लस। अब H+ और OH- मिलके क्या बना लेंगे भाई, पानी। H2O। अब बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा है, अब इसका जो बचा हुआ वाला पार्ट है, देखो ध्यान से, इसका बचा हुआ पार्ट क्या दिख रहा है आपको? ये भी मैं आपको एक चीज यहीं पे बता देता हूं। इसका जो बचा हुआ पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये जो बचा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन।
एंड दिस इज वेरी वेरी स्टेबल, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन बात फिनॉक्साइड आयन की अभी नहीं है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है कोल्स रिएक्शन। अब आपके पास एक ही फिनॉक्साइड आयन बचा है और एक Na+ बचा है, तो ये देखो माइनस और प्लस दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगे और ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो ये हो जाएगा। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो। अब हुआ क्या है कि हमने यहाँ पे H हटा के Na लगवाया है। ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब हमें आगे की स्टेप में जो रिएक्शन करानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है और फिर उसमें H+ मीडियम प्रोवाइड कराना है। अब आपकी बुक्स में इसको ऐसा लिखा गया है कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसका मतलब ये होता है कि जो पहले आप इसके ऊपर CO2 का अटैक करवाओगे, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा के H+ का अटैक करवाओगे। इसका मतलब ये होता है। अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। होगा क्या कि जो CO2 जो होगा इसका हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। किसके ऊपर? हमारे इस स्ट्रक्चर के ऊपर। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो यार तुम बोलोगे डायरेक्ट फिनॉल पे भी हो सकता है, तो फिर क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि फिनॉल और इसके कंपैरिजन में, मतलब फिनॉल और ये जब इसके ऊपर ONA लगेगा तब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज मोर रिएक्टिव। ये क्योंकि इसमें देखो यार कभी भी कभी मेटल आ जाता है ना, इंक्लूड हो जाता है, तो वो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव बन जाती है। तो सोडियम मेटल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये इसको ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है। अब रिएक्टिव होने के कारण CO2 का अटैक जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है वो फिनॉल के कंपैरिजन पे इसमें ईजिली हो जाता है। और क्योंकि इसमें ईजिली हो जाता है इसलिए हम इसको पहले बनवाते हैं मन से। हमें मन से बनवाया है क्योंकि इस पर अटैक ईजी है। अब CO2 क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये कैसा ग्रुप है? ये +R ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो मैं बता देता हूं कि अगर रिंग से जुड़ा हुआ, मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ डायरेक्टली अटैच्ड एटम, इफ atom which is directly attached to benzene, मतलब इस बेंजीन से कौन सा एटम डायरेक्टली अटैच्ड है? ये जो एटम है ये इस पूरी बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम है। तो यहां पे डायरेक्टली अटैच्ड एटम है ऑक्सीजन। तो मैं ये लिखने वाला हूं कि इफ एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन कंटेन लोन पेयर, अगर इसके पास लोन पेयर है, ये LP मतलब लोन पेयर लिखा है, अगर इसके पास लोन पेयर है देन ये जो है, मतलब ये जो ऊपर लगा हुआ ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका +R ग्रुप। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये बन गया आपका +R ग्रुप, मतलब ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल बन के आएगा वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगेगा और हमारे इस रिएक्शन में ऑर्थो पोजीशन पे लगवाएंगे हम। अब ऑर्थो पोजीशन पे क्यों लगवाएंगे उसकी भी इंपॉर्टेंस समझो कि वो इसलिए क्योंकि हमें चाहिए सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड जब ही बनेगा जब ये ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा। अब देखो ध्यान से, जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर अटैक करता है ना, तो ये जो CO2 होता है ये आके इस ऑर्थो पोजीशन पे बैठता है। अब ऑर्थो पोजीशन पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी फंसा हुआ है, तो अब इसको जगह चाहिए बैठने की, क्योंकि कार्बन की बैलेंस रेट 4 ही होती है। तो ये क्या करता है, इसके इन्फ्लुएंस में यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन की अब 3 वैलेंसी बचेगी और यहाँ पे आके CO2 लग जाएगा इस फॉर्म में। अब तुमने कहा यार CO2 लगा था, ये H कहाँ से आ गया? अब देखो ध्यान से, जब CO2 लगेगा तो H खाली नहीं रह सकता, तो साइमल्टेनियसली यहाँ से आके, जैसे मान लो ये CO2 लगा, तो होता क्या है, यहाँ से आके हाइड्रोजन भी, ये जो हाइड्रोजन हटता है वो यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है। अब
ये तो होगा ही कि जब CO2 अटैक करेगा तो क्या होगा। अब यार CO2 अटैक होने के बाद यहाँ पे H+ का भी अटैक होगा इस मॉलिक्यूल के ऊपर। अब जैसे ही H+ इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, ये सोडियम को डिस्प्लेस करके यहाँ पे हाइड्रोजन लगवा देगा, और इसी स्ट्रक्चर को, इसी मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये मेडिसिनल पर्पस में यूज़ होता है, ठीक। मेडिसिनल पर्पस से कुछ दवाइयाँ जो होती हैं, जो स्किन वगैरह की दवाइयाँ होती हैं, उस पर कहीं कहीं ये यूज़ होता है। तो ये तो थी आपकी कोल्स रिएक्शन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन है, वो अंदर ही अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ये जो है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखो मैं तुम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ। इसमें क्या होता है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सैलिसिलिक एसिड में क्या खास बात है सैलिसिलिक एसिड की, तो उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले कुछ नहीं है, सबसे पहले फिनॉल है, फिनॉल की बेस के साथ रिएक्शन करी, ONA बन गया, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड और H+ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया, ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब तुम लोग बोलोगे पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो ऑर्थो पैरा, भाई हुआ होगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमें मेजर प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमें सैलिसिलिक एसिड चाहिए, तो हम सिर्फ उसी का बता रहे हैं। आपको प्रोडक्ट पैरा वैरा वाला नहीं बताना है, आपको सिर्फ ऑर्थो वाला बताना है। तो ये तो थी छोटी सी रिएक्शन। और आपको ये ऑर्थो पैरा देखने की ट्रिक भी ये होती है, सिंपल होती है कि अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास, इफ एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन कंटेन लोन पेयर, तो वो क्या बन जाता है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बन जाता है। और अगर लोन पेयर एब्सेंट है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ साइड में लिख दूंगा, इफ लोन पेयर एब्सेंट, ये देखो -NT मतलब एब्सेंट, देयरफॉर वो जो ग्रुप होगा वो क्या बन जाएगा, -R मतलब मेटा डायरेक्टर, माइनस या फिर M फॉर मेटा डायरेक्टर। तो ये इतना सा था ये कोल्स रिएक्शन। आपको बस इतना याद रखना है कि कोल्स रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट, वो है सैलिसिलिक एसिड, और उसमें होती है आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके बाद हम तो अपना दूसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, वो है रीमर-टीमन रिएक्शन। ये मैं रिएक्शन को RXN लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ना बहुत बड़ा हो जाता है। अब जैसे कोल्स रिएक्शन में एक स्पेशल प्रोडक्ट बना था सैलिसिलिक एसिड, वैसे रीमर-टीमन रिएक्शन में एक स्पेशल प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम बोलेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या है ये, सैलिसिल एल्डिहाइड। अब ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको प्रोडक्ट में, बताऊंगा प्रोडक्ट। ये भी रिएक्शन फिनॉल की होती है, बस ये थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है, हालांकि बहुत बड़ी नहीं है। ये देखो, ये बनाया मैंने फिनॉल, ये OH, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CHCl3 के साथ प्लस NaOH। अब एक्वस NaOH या फिर NaOH है, तो आपके सिलेबस में ऐसा कुछ डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, तो NaOH हो एक्वस NaOH हो, काम वही करना है, ठीक। तो रीमर-टीमन रिएक्शन आपको कैसे समझ में आएगी, आपको फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म दिख जाएगा। क्या दिखेगा, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि भाई पहचान कैसे समझ में आएगी, तो फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म कहीं पे भी दिख जाए आपको, एक ही काम करना है, रीमर-टीमन रिएक्शन, बस। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब इसके बाद आगे देखो आप, इसमें होता क्या है, ध्यान से देखो। अभी थोड़ी देर पहले एक काम किया था आपने, जब फिनॉल बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो ये अपना एसिडिक नेचर शो कर रहा था और ये अपना बेसिक नेचर शो कर रहा था, ठीक। तो काम कुछ नहीं करना, वही पुराना वाला काम करना है कि आप लोग ये कुछ इस तरीके का इसमें प्रोडक्ट बनाओगे कि यहाँ पे ONA लग जाएगा, ठीक है, ONA लग गया। अब इस CHCl3 का क्या होगा, आप ध्यान से देखो,
CHCl3 जो होता है ये बनाता है डाइक्लोरोकार्बीन। हालांकि इसको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, NCERT में ऐसा कुछ नहीं है कि डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, मैं बस बता रहा हूँ। अब ये बनाएगा तो ये जो है इसके ऊपर अटैक करेगा, और कैसा अटैक करेगा, ये करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप मिटा भी सकते हो, आपको डायरेक्ट याद करना है इसको कि यहाँ पे इसके ऊपर CCl2 का अटैक होगा। अब यहाँ पे CCl2 अटैक करने आएगा तो अब ये भी तो भाई इसके पास भी तो लोन पेयर है, तो क्योंकि इसके पास लोन पेयर है इस वजह से ये जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बन गया। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, हमें ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना है। तो ऑर्थो पोजीशन पे इसका अटैक करवाओ। अब ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑलरेडी एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है ना, मतलब यहाँ इस पोजीशन पे एक ऑलरेडी हाइड्रोजन बैठा हुआ है ना। तो जब CHCl3 इस पे अटैक करने आएगा तो ये पूरा CHCl3 अटैक नहीं करता, इसका CCl2 वाला जो पार्ट होता है वो इस पे अटैक करता है, और वो बोलेगा यार ऑर्थो पोजीशन पे बैठा ना उसको जाके, और बोलेगा यार हाइड्रोजन तो पहले से बैठा है। तो जब CCl2 आएगा तो हाइड्रोजन हट जाएगा और बोलेगा आ जाओ भाई बैठ जाओ, तो ये लग जाएगा CCl2। तो यार ठीक है CCl2 लग गया, लेकिन CCl2 बोलेगा अरे कहाँ जा रहा हो हाइड्रोजन, हमें वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो हाइड्रोजन रुक गया। कार्बन बोला यार हमारे पास तो 3 बॉन्ड ही हैं, एक बॉन्ड और कहाँ से बनाए, तो वो साइड में से जो हाइड्रोजन निकल के जा रहा था जो यहाँ पे पहले बैठा हुआ था ऑर्थो पोजीशन पे, उसने उसको रोका, बोला एक काम करो तुम हमारे साथ ही बैठ जाओ और हमारी वैलेंसी पूरी कर दो। तो उसी कार्बन ने, उसी हाइड्रोजन ने इनकी वैलेंसी पूरी कर दी। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। मतलब जो रीमर टीमन रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो ये होता है। अब इस इंटरमीडिएट में क्या होगा, अब आप इसको फिर से क्या करोगे, एक्वस NaOH से ट्रीट करोगे। किससे ट्रीट करोगे, NaOH के साथ। एक्वस लिखो, मतलब नॉर्मल लिखो, बात एक ही है। अब जैसे ही एक्वस NaOH से आपने ट्रीट करा तो फिर से यहाँ पे एक चीज देखने को मिली आपको। अब आप याद करो जब आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, तो वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी जब, तो उसमें आपको जब सोडियम दिखा था, तो सोडियम की एक अच्छी बात ये होती है, अच्छी बात तो नहीं, मतलब उसकी एक बात ये होती है कि सोडियम क्या करता है कि जैसे ही उसको हेलोजन दिखता है, तो अपन यहाँ पे साइड में लिख देते हैं सोडियम को हेलोजन दिखा, हेलोजन दिखा, तो सोडियम को जैसे ही हेलोजन दिखेगा तो वो क्या करेगा, हेलोजन को ले जाएगा। तो यार यहां पे जो है सोडियम है, उसको हेलोजन दिखेगा तो सोडियम क्या करेगा, हेलोजन को ले जाएगा। ठीक है, अब सोडियम हेलोजन को लेके जब जाएगा तो अब ध्यान से देखो इधर बचेगा क्या, सोडियम ले गया हेलोजन को, तो अब देखो यहां पे कितने हेलोजन है, 2, यहां पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है। तो कितने हेलोजन चाहिए आपको ले जाने के लिए, यहां पे 2 हेलोजन चाहिए, मतलब 2 NaOH चाहिए। तो ये 2 Na जो होंगे 2 Cl को ले जाएंगे और ये वो लोग बना लेंगे यहां पे बाय प्रोडक्ट में NaCl, और वो भी कितने NaCl, 2 NaCl। ठीक, अब यहां पे क्या बच रहा है, OH माइनस बच रहा है, OH माइनस बच रहा है। तो ये OH माइनस जो है इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक कर जाएगा, यहां से 2 क्लोरीन निकलेंगे, ये दोनों क्लोरीन निकले तो 2 इसकी वैलेंसी अधूरी हो गई, तो ये जो OH है वो यहां पे आके बैठेगा। अब ये OH जब यहां आके बैठेगा तो ध्यान से देखो आप क्या हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे OH मतलब ONA यहां लगा है, पहले से ही लगा था यहां पे, और ये CHOH और OH। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा ध्यान से देखना। अब एक कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं कि किसी भी एक कार्बन के ऊपर कहीं पे भी ऐसा हो कि अगर एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएं तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसे कार्बन को अनस्टेबल बना देते हैं। तो अब ये हो गया अनस्टेबल, इसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टेबल करने के लिए हम करते हैं कि यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ONA। अब यहां पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालो, आप पानी निकाला, अब यहां पे क्या बचा, COH। तो ये देखो CH है ये, चलो मैं इसको H साइड में बनाता हूं, और डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप बन गया। अब इस Na को भी रिप्लेस करना है, तो Na को रिप्लेस करने के लिए हम इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, और ये क्या बन जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये H और C डबल बॉन्ड O और ये H।
अब इसी को हम बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। ये देखो यहां पे ये ऑक्सीजन और ये जो देखो इसमें ये फिनॉल है और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो फिनॉल भी लगा है और साइड में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, तो इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं सैलिसल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? सैलिसल एल्डिहाइड। अब ये जो कार्बन, ये जो ऑक्सीजन है, ये और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यहां पे भी ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। ये कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रा वाली। कौन सी है? इंट्रा, क्योंकि विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रही है, इसलिए इसको बोला है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही है आपका सैलिसल एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये रिएक्शन भी होती है। अब इसमें कुछ नहीं है, पहचान आप कैसे पाओगे? पहचान आप ऐसे पाओगे कि फिनॉल दिखेगा और फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म दिख जाएगा। ये फिनॉल, ये क्लोरोफॉर्म, और क्या बनेगा आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है। आपको बीच की, अगर मान लो आपको बीच की कहानी बहुत बड़ी लग रही है तो आप बीच की कहानी छोड़ सकते हो। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ये फिनॉल है, फिनॉल में CHCl3 NaOH दिख गया तो बनेगा क्या? सैलिसैल्डिहाइड। और सैलिसैल्डिहाइड की भी क्या खास बात है कि इसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सैलिसिलिक एसिड और सैलिसल एल्डिहाइड में सिमिलैरिटी क्या है, तो आप बोलोगे दोनों में ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और डिससिमिलैरिटी क्या है? सिर्फ एक चीज, दोनों में OH ग्रुप थे, बट यहां पे सैलिसिलिक एसिड में एसिड ग्रुप था, यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप था। तो इसी के साथ आपकी ये रिएक्शन भी होती है। अब हम अपनी अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं। अब हम अपनी थर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विलियमसन सिंथेसिस। अब ये रिएक्शन में भी अपन को करना क्या है? सबसे पहले प्रोडक्ट याद करना है। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में बनता था सैलिसिलिक एसिड, सॉरी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, कोल्ब्स रिएक्शन में बनता था सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद दूसरी जो रीमन टीमन रिएक्शन थी उसमें बनता था आपका सैलिसैल्डिहाइड। इसमें बनेगा ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बनेगा ईथर। और ईथर क्या होता है बेटा? ROR। R क्या है? एल्काइल ग्रुप। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, इसकी जगह पे मैं कुछ भी लिख सकता हूं, कोई भी एल्काइल ग्रुप लिख सकता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे CH3 लिख दिया। ठीक है, लेकिन जनरल वे में हम इसको ROR लिख देते हैं, ROR। क्लियर है? अब इसके बाद रिएक्शन किसकी होती है? रिएक्शन काफ़ी ईजी है, वैसे रिएक्शन तो ईजी है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? एक जगह आती है बस। विलियमसन सिंथेसिस होती है RX की RONA के साथ रिएक्शन, बस इतनी रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, ज़्यादा कोई बड़ी रिएक्शन नहीं है। इसको बोलना राक्षस। कौन है ये? राक्षस, RX राक्षस। ठीक है, और उधर देखो, उधर उस साइड एक लड़की का नाम लग रहा है, तो राक्षस की रोना के साथ, रोना मतलब जैसे कोई लड़की का नाम होता है ना, मोना टाइप। ठीक है, तो राक्षस की रोना के साथ रिएक्शन। ठीक है, मतलब ऐसा हो गया है कि अब ये राक्षस की ना एक लड़की की शादी हो गई है और हो रही है, तो इस वजह से देखो भाई, राक्षस की रोना के साथ रिएक्शन। अब रोना के साथ रिएक्शन होगी तो होगा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी। देखो ये जो है, ये कंपाउंड है, इसमें सोडियम है, तो सोडियम जो है वो प्लस के फॉर्म में टूटेगा, बाकी पूरा माइनस के फॉर्म में टूटेगा। जैसे भाई इसको आप उसकी तरफ से देखो, ROH के फॉर्म में देखो आप, तो मैंने आपको अल्कोहल को कैसा तोड़ना सिखाया है? मैंने आपको बताया है कि भाई अल्कोहल जो होता है वो मोस्ट केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ऐसे टूटता है H+ और RO-। इसी तरीके से मैंने इस H को हटा के अभी Na लगा दिया, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। H को हटा के मैं Na लगा दूं, तो अगर मैं Na लगा दूंगा तो Na+ के फॉर्म में टूट जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद RX कैसे टूटेगा भाई? RX भाई देखो, ये हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो X माइनस R+। अब कुछ नहीं करना आपको बस अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करवाने हैं। देखो ये अपोजिट चार्ज, और दूसरी बात क्या है यार? सोडियम फिर आ गया, फिर से सोडियम। कब से सोडियम चल रहा है अपने पास? वोट्स में पढ़ लिया, वोट्स फिटिक में पढ़ लिया, फिर फिटिक में पढ़ लिया, फिर अभी उसके बाद ये इसमें पढ़ के रखे हैं अपन, कोल्स में पढ़ लिए, उसके बाद अपनी रीमर टीमन में पढ़ ली, अब फिर से आ गया इधर सोडियम। तो सोडियम का तो एक ही प्यार है, क्या? हेलोजन। सोडियम को देखा हेलोजन, बोले चलो हमारे साथ, लो भाई ले गए NaX। अब जैसे होता नहीं, मतलब भाई बचपन में क्या होता, मतलब
मम्मी पापा जैसे मान लो अपन कहीं खेल रहे हैं और पापा दिख गए पापा दिख गए, पकड़ के ले गए, चलो भाई चलो 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 घर चलो, ऐसे ही है, ये पापा हैं, ये बोलेंगे चलो हो गया। तो आप मतलब किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, जैसे पापा के फॉर्म में कर सकते हो, या सोडियम को हेलोजन से प्यार है तो उसके फॉर्म में चलो भाई हमारे साथ चलो, ठीक है, कपल डांस चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई सोडियम जो है इसको हेलोजन से बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, ठीक है, तो वो ले जाता आपने। अब बचा क्या, देखो R+ और RO माइनस, तो R+ जो होगा वो RONA से क्या बना लेगा, ये ईथर बना लेगा। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप क्या बोलोगे, राक्षस की रोना के साथ रिएक्शन। अब नियम क्या है, सोडियम ले जाएगा हेलोजन को, ले गया उधर हेलोजन, बची हुई चीज का पूरा आप लिंकेज बना दो, बॉन्ड बना दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा ईथर। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मिटा के फिर से एक बार अच्छे से लिख रहा हूं। ये कहानी काफी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं दिस एल्काइल ग्रुप, देखो मैं आपसे इस एल्काइल की बात नहीं कर रहा हूं, RONA में कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो पढ़ना है हमें इसके लिए, एल्काइल हैलाइड के लिए पढ़ना है। ओनली फॉर दिस, मैं यहां पे लिख देता हूं, ओनली फॉर दिस, सिर्फ इसके लिए हम ये पढ़ेंगे, इसके लिए हम कुछ नहीं पढ़ना। यहाँ पे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, हम नॉर्मल रिएक्शन चलाएंगे। बस इसके लिए क्या कर रहे हैं अपन कि दिस एल्काइल ग्रुप मस्ट बी अ प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ग्रुप होना चाहिए प्राइमरी होना चाहिए। अब प्राइमरी होना चाहिए इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, CH3 CH2 Cl, ये मैं पहला क्वेश्चन देता हूं आपको, और यहां पे CH3 CH3 ONA, ठीक, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं CH3 Cl प्लस CH3 CH2 ONA। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो मैं इस फॉर्म में तोड़ूंगा प्लस माइनस, इसको तोड़ता हूं तो मैं इसको फॉर्म में तोड़ूंगा प्लस माइनस, इसको तोड़ूंगा तो माइनस प्लस, और इसको तोड़ूंगा तो प्लस माइनस, ठीक। अब इस रिएक्शन के दौरान होगा क्या कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे और रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि Na और Cl निकल जाएंगे, तो ये बन गया आपका NaCl। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रहा हूँ क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है, और बाकी जो है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से C यहाँ पे CH3 लगा लेना सब में, कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हाइड्रोजन है भाई, ये हाइड्रोजन है, इसको मैं ठीक है ऐसे लिख देता हूँ C2H5। चलो तुम्हें दिक्कत ना हो तो नॉर्मल फॉर्म में लिखने दो, ठीक। तो ये तो हो गया इसका प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है, ये भी तो बन जाएगा ऐसे ही, यहाँ से Cl निकलेगा Na बन जाएगा, ठीक है, हो गया सिंपल सा सेम टू सेम प्रोडक्ट। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट ये मिलना ही नहीं है। ये क्या है, ये है ईथर, ये क्या है, ये है ईथर। बट ये अब देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, इसका प्रोडक्ट बनता है ये। तुम बोलोगे क्या यार मजाक कर रहे हो फालतू, हमने कहा भाई मजाक नहीं कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा यूज़ तो कहीं नहीं होगा, बट फिर भी एक बार देखना पड़ेगा आपको, एनसीईआरटी की रीजनिंग है। तो होता क्या है, ध्यान सुनो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हालांकि ये प्लस माइनस के चार्जेस का कंसेप्ट ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत कंपलसरी है कि भाई ये फॉलो करनी पड़ेगा। एक्चुअल में ये तो अपने तरीके हैं कि अपन अपनी रिएक्शन जल्द से जल्द कर लें, ठीक है।
हालांकि अंदर ही अंदर मैकेनिज्म्स के थ्रू बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपन को नहीं पढ़नी होती, अपन को बस रिएक्शन करना आना चाहिए। फिर वो कैसे ही तरीके से हो, ये नहीं पूछेंगे आपसे कि यहाँ पे प्लस माइनस करके कैसे करा है, एमसीक्यू पेपर में कभी ये नहीं पूछते। आपको तो बस प्रोडक्ट बनना चाहिए ये और ये, कैसे ही किया हो आपने उससे उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बस बात यहाँ पे आ जाती है कि ध्यान से देखो, ये जो है ध्यान से समझना, ये जो रिएक्शन है इसमें कुछ चेंजेस इसलिए हुए हैं क्योंकि ये टर्शरी एल्काइल ग्रुप था। अगर मैं इतने इतने को देखूं तो जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है वो एक टर्शरी कार्बन है। तो टर्शरी कार्बन जब होता है तो यहाँ पे कहानी जो होती है, अब वो कंपटीशन की जाती है। होता क्या है कि टर्शरी कार्बन कभी भी आपको जब दिखता है, तब आपने फर्स्ट चैप्टर में भी ऐसी अजीब सी रीजनिंग पढ़ी होगी थोड़ी थोड़ी एलिमिनेशन रिएक्शन में, कि एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे। तो यहाँ पे कुछ और हो रहा है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और दिस इज एलिमिनेशन। तो जब भी आपको प्राइमरी एल्काइल ग्रुप दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 स्टार दे रहा हूं मैं आपको, कि अगर आपको जो क्लोरीन से लगा हुआ जो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, जो फर्स्ट कार्बन जो क्लोरीन से जस्ट अटैच्ड कार्बन होना चाहिए, इट मस्ट बी प्राइमरी कार्बन, बस। तो प्राइमरी कार्बन होगा तभी आपका सब्स्टिट्यूशन होगा और तभी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन काम हो पाएगा, वरना कुछ नहीं होगा, वरना फिर ऐसी हर कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी रीजनिंग देख लो, पहले रिएक्शन देख लो कैसे हो रही है, कि प्राइमरी जब होगा क्या होगा, ये कैसा है भाई, ये प्राइमरी है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कैसा भी हो सकता है। यहाँ देखो, ये यहाँ पे देखो टर्शरी है तो भी रिएक्शन हो गई, यहाँ पे ये प्राइमरी है तो रिएक्शन नहीं हो रही, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, हमें राक्षस से मतलब है, यही है मेन हीरो, बस इसी से मतलब है हमको, ठीक। तो इससे मतलब है, हमने ये देख लिया। अब प्राइमरी वाले से रिएक्शन हो जाएगी, टर्शरी हो या सेकेंडरी हो, सिर्फ प्राइमरी से ही होगी और किसी से नहीं होगी। प्राइमरी से रिएक्शन हो जाएगी, सेकेंडरी टर्शरी से रिएक्शन नहीं होगी। मतलब प्राइमरी में आपको ईथर मिलेगा, लेकिन टर्शरी में ईथर नहीं मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। प्राइमरी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलता है, सेकेंडरी टर्शरी में एलिमिनेशन रिएक्शन चलता है। अब इसकी रीजनिंग देखो जो एनसीईआरटी बोलता है, देखो उन्होंने बोला कि टू मेक ईथर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी पड़ेगी यार, और वो भी कौन सा सब्स्टिट्यूशन। देखो आरएक्स, जब अपन ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे तब अपन क्या बोलते थे कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं या अल्कोहल फिनॉल होते हैं या एसिड्स और एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं या जो ईथर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें जब भी RX दिखेगा, ROH दिखेगा, एसिड एसिड डेरिवेटिव ईथर ये सब दिखेंगे, तब हमें कौन सी रिएक्शन करनी होती है, हमें करनी होती है मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जिसमें अपन SN1 SN2 मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, ठीक है। तो यहां पे आपको करना है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन उन्होंने बोला यार एक दिक्कत है, क्या, कि सिर्फ प्राइमरी वाले जो होते हैं ना, दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल। जो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप वाले जो अपने वो होते हैं, हेलो एल्केन्स होते हैं, वो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। और वीक न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं दे प्रेफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस चीज को आप याद करेंगे कि प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स वाले जो हेलो एल्केन्स होते हैं, दे ऑलवेज प्रेफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट दूसरा मतलब सेकेंडरी और टर्शरी जो होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड दे प्रेफर एलिमिनेशन रिएक्शन।
और यही वजह है कि सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करके ईथर बना पाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी तो भाई सब सब्स्टिट्यूशन करते ही नहीं है, एलिमिनेशन करते हैं और एल्कीन बन जाएगा। बस यही इतना ही पढ़ना है आपको विलियमसन सिंथेसिस में। रिएक्शन कुछ नहीं है, आप प्लस माइनस लगाओ, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करो। रीजनिंग बस ये है कि भाई ये जो होना चाहिए बस ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, बाकी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये तो थी आपकी विलियमसन सिंथेसिस। अब इसके बाद मैं आपको दो रिएक्शन साइड बाय साइड पढ़ाऊंगा, एक विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन और दूसरी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो पहले अपन देख लेते हैं, मैं दोनों वैसे भी साथ में पढ़ा रहा हूं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब अब अल्कोहल का क्या करना है, डिहाइड्रेशन। अब ये डिहाइड्रेशन ऐसे थोड़ी हो जाता है, डिहाइड्रेशन करने के लिए हमें चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, और हमने पढ़ा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट में सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है, अपना कंसनट्रेटेड H2SO4। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे भाई एक अल्कोहल, लो बिल्कुल ले लो, और आपके एनसीईआरटी में सबसे सिंपलेस्ट केस ही है। तो ये रिएक्शन अपन ने बहुत मतलब पहले भी देखी है कि जब भी H2SO4 कंसनट्रेटेड इसमें डालते हैं तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, बीटा एलिमिनेशन। पहला पॉइंट, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। साथ में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में दूसरा एक रूल लगता है जिसे हम बोलते हैं सेट-जेफ रूल। ये डबल एफ भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीटा एलिमिनेशन करना है और सेट-जेफ रूल लगाना है। अब बीटा एलिमिनेशन में करते क्या है भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम निकालते हैं। ये निकाला आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, यहाँ से निकलेगा ये माइनस के फॉर्म में, अपना यहाँ प्लस छोड़ के जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब देखो, अब सेट-जेफ रूल क्या बोलता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से होगा, उस कार्बन पे जिस पे प्लस आया उसके साइड वाले कार्बनों पे से होगा। जैसे भाई दोनों साइड कार्बन होते तो या तो इधर से करते या तो इधर से करते। अब किस पे से करते वो ये बताएगा सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल के हिसाब से द हाइड्रोजन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन विच बेयर्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके पास बीटा एलिमिनेशन करना है, तो बीटा एलिमिनेशन करने के लिए एक ही चॉइस है यार, ये तो इसके साइड में एक ही। जब देखो यार, अब मान लो तुम्हारे घर में आग लग गई, अब तुम्हारे पड़ोस में एक ही आदमी रहता है और बिल्कुल सब में सुनसान, कहीं है ही नहीं, 2-2 किलोमीटर दूर कोई दिख ही नहीं रहा, तो क्या करोगे, किससे मदद मांगोगे, नेबर से ही बोलोगे ना भाई। देखो चॉइस कब आती है, जब आपके पास दो लोग हों, इधर नेबर उधर नेबर, तब आप बोलोगे यार शर्मा जी को बुलाएंगे, मिश्रा जी को। अभी तो सिर्फ मिश्रा जी हैं, तो मिश्रा जी हैं तो सिर्फ मिश्रा जी को ही बुला पाओगे आप। तो ये रहे मिश्रा जी, मतलब अभी कोई सेट-जेफ रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे चॉइस नहीं है। जब चॉइस आएगी तब सेट-जेफ रूल लगेगा। तो अब देखो यहाँ पे, अब इस यहाँ से आप निकाल दो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में, यहाँ ये माइनस दे जाएगा। अब ये प्लस माइनस जो है ये बॉन्ड बना लेंगे और आपके पास देखो ये बॉन्ड बन गया और 1 2 3 4 हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया भाई, एक अल्कीन। ठीक है, बट एक ट्विस्ट है यहाँ पे आपको टेम्परेचर याद रखना है, 443 केल्विन टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार दे रहा हूं। अगर ये कहानी 443 केल्विन पे होगी तभी आपको एल्कीन मिल पाएगा। अब अगर इसी कहानी को मैं 443 केल्विन की जगह 413 केल्विन पे कर देता हूं, अब देखो आप, सेम कहानी है। और यहां पे मैंने क्या करा, आपका कंसंट्रेटेड क्या डाल दिया, H2SO4। साथ में क्या करा है, साथ में मैंने 413 केल्विन टेम्परेचर दिया है। देखो कितने डिग्री कम हो गया ना, देखो भाई 30 केल्विन टेम्परेचर में क्या कर रहा हूं, यहां पे कम दे रहा हूं। तो अब कम टेम्परेचर पे क्या होता है कि थोड़ा लेसर लेवल का डिहाइड्रेशन होता है। लेसर लेवल का मतलब ये होता है, देखो ध्यान से, यहां पे बहुत तेज काम होगा, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में से पानी निकल गया। लेकिन 413 केल्विन पे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में से ना निकल के 2 मॉलिक्यूल में से पानी निकलता है।
अब यहीं पे मैं इसका दूसरा मॉलिक्यूल बना लेता हूं। ये देखो आप, यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन इधर बना रहा हूँ, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर और एक इधर। अब होगा क्या, ध्यान से देखना, ये मैं आपको यहीं पे साइड में बना देता हूँ इसको, एक और मॉलिक्यूल उल्टा बना दो। ये देखो आप, क्या किया आपने, 413 केल्विन पे और कंसनट्रेटेड H2SO4 दिया। अब देखो क्या होगा, पानी निकाल दो, ये OH और ये रहा H, ये निकल गया -H2O। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई लो डिहाइड्रेशन हो गया, पानी निकल गया। ठीक, अब देखो बचा क्या है, ये CCO और यहाँ से CC, तो ये देखो CCOCC, दिख रहा है आपको ईथर, नहीं दिख रहा, क्या है ये है C2H5, ऊपर लिख देता हूँ C2H5O C2H5। यहाँ पे देख रहा हो आप ईथर बन रहा है और यहाँ पे देख रहा हो आप एल्कीन बन रहा है। तो ये बहुत बड़े दो डिफरेंस है कि अगर 443 केल्विन टेम्परेचर पे बनेगा तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और उसमें बनाना है आपको एल्कीन। अब डिहाइड्रेशन तो यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन अगर 413 केल्विन बोले तो ना तो एल्कीन बनेगा, आपका बनेगा ईथर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। विलियमसन्स कंटिन्यूअस, देखो हम पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट फॉर्म में कंटिन्यूअस लिख रहा हूं, ईथरिफिकेशन। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि 443 केल्विन टेम्परेचर में एक ही मॉलिक्यूल में से पानी निकालोगे आप एल्कीन बनाओगे, और 413 केल्विन पे दो मॉलिक्यूल में से पानी निकालोगे ईथर बनाओगे। इसको बोलते हैं विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। हालांकि ये नाम से नहीं है, लेकिन बस इतनी सी है, 413 देगा तो एल्कीन बनेगा, 413 देगा तो ईथर देगा। बस ये दो रिएक्शन इस तरीके से आपको याद रखनी है। तो अब हम अपनी नई रिएक्शन शुरू करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन जो है वो एल्कीन से शुरू होती है और रिएक्शन जो है एल्कीन का रिएक्शन हम करते हैं, ये है आपका प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। ये रिएक्शन ये होती है भाई आपके, ये देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, देखो ये बाहर ब्रैकेट के 2 है, मतलब बोरोन में आपको 2 का इंटू करना, मतलब 2 तो बोरोन है। अब 2 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, और कितने होगा 3 इंटू 2, 3 2 हो गया 6। एक्चुअल में ये डायबोरेन की रिएक्शन होती है प्रोपीन के साथ। तो अब इसमें करना क्या होता है कि आपको डायबोरेन एक्चुअल में इस फॉर्म में लिखना होता है। अब अपन क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन जब करेंगे तो होता क्या है, यहां पे ये जो BH2 जो होता है ये यहां पे जाके लगेगा और इस कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि एक और बार यही चीज होगी, ध्यान से समझना आप, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, ध्यान से देखो आप, यहां तो लगा हाइड्रोजन लेकिन यहां पे लगेगा BH2। अब ये एक बार बनेगा तो अब आपको क्या करना है, इस पूरे 2 हाइड्रोजन जो यहां पे बच रहा है इनको भी हटाना है। एक एक करके हम क्या करते हैं, इस बोरोन में से हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं। तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा किसी भी कंपाउंड में से एक एक हाइड्रोजन हटता जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये 2 और हाइड्रोजन हटाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसकी एक और बार इस प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे इस प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराएंगे यहां से निकलेगा H फिर से, तो कुछ इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर एक और देखो, अभी इस साइड CCC है, एक और साइड CCC लग जाएगा। अब अभी भी एक H तो बच रहा है यार, फिर से कर दो, फिर से रिएक्शन कर दो इससे। अब क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। और
ये देखो कितना अजीब सा प्रोडक्ट है। अब इसको इस फॉर्म में ना लिख के अपन क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो हालांकि ऐसे भी लिखो तो कोई बुराई नहीं है, समझने के लिए ऐसा ही सही है कि पहले एक साइड सी आएगा, फिर एक और एच हटेगा, तो इस साइड भी आ जाएगा और फिर एक और एच हटा। अब देखो इस बोरोन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, तो धीरे धीरे करके इस बोरोन के हाइड्रोजन निकलते चलेगा। अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ना लिख के मैं इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ किताबी भाषा में, BCCC होल थ्राइस। अब क्या होता है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, इसका रिएक्शन कराते हैं हम, यहाँ पे आ गया आपका H2O2 के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। देखो H2O2 है ये, इसको मैंने ऐसा लिखा HOOH, ठीक है, 2 H हैं और 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इतना याद रखना है आपको कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करना है। 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज ऐसे ही होंगे तो देखना क्या होगा। ये बोरोन जो है ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां से निकाल के ले जाएगा ये, और यहां पे देखो 3 हाइड्रोक्सिल ले गया, मतलब ये बन गया बोरोन के साथ कुछ इस तरीके से। अब ये चीज आपने 11th क्लास में देखी होगी पी ब्लॉक में। व्हाट इज दिस, दिस इज H3BO3 एक्चुअल में, ये है कुछ नहीं, दिस इज एक्चुअली H3BO3। देखो 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 1 बोरोन। अब बचा क्या, ये देखो ये 3 बचे हैं, तो इसको 3 को ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, ये हो गए अलग तीनों। क्यों अलग हो गए, क्योंकि भैया इनको जोड़ने वाला अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं तो बोरोन से ही तो ये अलग अलग अटैच थे। अब यार यही हट गया यहां से, तो हो गए ना ये अलग। अगर एक बात बताओ, यहाँ पे बीच में एक मैं बड़ा सी गोल बॉल रख दूं और उससे 3 स्टिक्स निकाल दूं, तो बॉल ही उन 3 स्टिक्स को कनेक्ट कर रही थी। अब मैं बॉल ही हटा दूं तो क्या स्टिक्स एक साथ रहेंगी, बिल्कुल नहीं रहेंगी, तो ये हो गई अलग। अब यहाँ पे है 3 OH ग्रुप, तो OH ग्रुप जाके क्या करते हैं, यहाँ पे सबके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड बन जाएंगे। क्या बनेंगे, सॉरी एसिड नहीं, एल्कोहल। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल इज फॉर्म। 3 मॉलिक्यूल एल्कोहल के बन जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको करनी होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब ये देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा, इतनी बहुत बड़ी प्रोसेस है भाई, ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में एक चीज़ बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था कि आपने पहले एक बार इसका अटैक करवाया, यहाँ पे लगवाया टर्मिनल कार्बन पे, फिर उसके बाद इसके सारे हाइड्रोजन हटाने, तो एक और बार इससे रिएक्ट करवा दो, एक हट गया, फिर एक और बार करवा दो, तीनों हट गए। अब इसकी रिएक्शन करवाओ आप किसके साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ। तो यार यहाँ पे ये लोग पूछ सकते हैं कि यार यहाँ पे कौन सा एसिड बनेगा, तो यहाँ पे H3BO3 बनेगा और साथ में एल्कोहल बनेगा। अब सिंपल सी बात है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में इतना बड़ा प्रोसेस तो आप करने नहीं वाले, तो सीधी सी बात है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको देखो ध्यान से, पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना सब करो। पेपर में तो 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए और भी कम। अब ध्यान से देखो, आपके पास प्रोपीन है। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को पहचानने के लिए एक ही चीज काफी है, वो है BH3 होल थ्राइस, सॉरी होल ट्वाइस, या फिर इसी को हम क्या लिख रहे थे, ये इस तरीके से BH2 होल ट्वाइस या फिर B2H6। साथ में वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी देंगे H2O2। अब तुमने कहा यार ठीक है यार, तो शॉर्टकट कहाँ से आया यहाँ पे, देखो शॉर्टकट प्रोपीन है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड है। डबल बॉन्डेड कंपाउंड जनरली कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप क्या करते हो, या तो आप मार्कोनिकोव्स रूल लगाते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करना, बस इसका उल्टा करना है। मतलब मार्क रूल ना लगा के एंटी मार्कोनिकोव्स रूल करना है। शॉर्टकट ये बोलता है, तो अगर मैं शॉर्टकट यहाँ पे लिखूँ, शॉर्टकट बोलता है कि
एंटी मार्क रूल के हिसाब से व्हाट इज दिस इज वाटर, वाटर ऐड कर दो, बस आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। हालांकि ये कुछ असल में ये कहानी नहीं है, एक्चुअल में ये मतलब फालतू ये ट्रिक है जो अपन ने खुद से बनाई घर में बैठ के, ठीक है, याद करने के लिए। ऐसा नहीं होता, वरना आपसे पूछे कि यहाँ पे कौन सा रूल, आप लिख दो एंटी मार्क, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एंटी मार्क रूल नहीं लगता है एक्चुअल में, बट हम तो अपने लिए कर रहे हैं ताकि हम 5 सेकंड में आंसर निकाल सकें। देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्क रूल कौन से डिग्री, देखो ज़्यादा डिग्री वाले कार्बन पे अपन पॉजिटिव देते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल ज़्यादा अपन डबल बॉन्ड के आसपास वाले कार्बन देखते हैं। जस्ट देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन्स जो होते हैं जिससे डबल बॉन्ड लगा होता है, इसको जिसमें से जो ज़्यादा डिग्री वाला होता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। हमें कौन सा रूल लगाना है, हमें लगाना है एंटी मार्कोनिकोव। तो मतलब चार्जेस उल्टे करो, चार्जेस उल्टे करो मतलब कम डिग्री पे पॉजिटिव दो, ज़्यादा डिग्री पे नेगेटिव दे दो। अब आपसे क्या बोला, एंटी मार्क रूल के हिसाब से वाटर का एडिशन करो, मतलब अब इस पे वाटर का एडिशन करो। अब यहाँ पे अगर मैं प्लस H2O लिखता हूँ, मतलब प्लस HOH लिखता हूँ, तो HOH को कैसे तोड़ते हैं, इस पे प्लस इस पे माइनस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करवा दो, मतलब OH वाला किस पे चला जाएगा, OH वाला यहाँ चला जाएगा और H वाला यहाँ चला जाएगा। देखो क्या बन रहा है, बस हो गई रिएक्शन खत्म, बन गया एल्कोहल। कैसा एल्कोहल बना, प्राइमरी एल्कोहल। ये भी काम की बात है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बनता है प्राइमरी एल्कोहल। अगर आप लोग यहाँ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगाते ना तो यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल, वो मार्कोनिकोव्स लगा दोगे तो बनेगा यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल। लेकिन हमें मार्क नहीं लगाना, हमें एंटी मार्क लगाना है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में याद क्या करोगे आप कि प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। इसी पे मैं 5 स्टार दे दो आप, तो आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिख गया, ठीक है, B2H6 दिख गया, BH3O2 दिख गया, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिख गया। बस आप क्या बोलोगे, ऑप्शन में आप मैच कराना, जैसे मान लो ऑप्शन में एक ही प्राइमरी एल्कोहल है, सीधा टिक कर देना, या फिर एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगा के, मतलब कम डिग्री पे पॉजिटिव दे देना, कम डिग्री पे पॉजिटिव दे देना और ज़्यादा डिग्री पे नेगेटिव दे देना। तो इस पर क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगा के आप वाटर का एडिशन करा देना। इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम एक अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बार पूछी गई है, क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि इसी को क्यूमीन बोलते हैं इसीलिए इसका नाम क्यूमीन प्रोसेस रखा है। आपने बनाया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर हम क्या करेंगे, एक प्रोपाइल ग्रुप लगाएंगे, लेकिन ऐसा वैसा प्रोपाइल नहीं। प्रोपाइल ग्रुप लगेगा तो लेकिन सेंटर वाले कार्बन से लगेगा, क्योंकि ये सेंटर कार्बन से लिंक्ड होता है इसीलिए इसका नाम होता है, ये देखो ये प्रोपाइल है और ये बेंजीन है, तो ये तो आप लिख ही लो कि भाई ठीक है प्रोपाइल बेंजीन है ये, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सेंटर वाले कार्बन से लगता है इसलिए इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको बोला जाता है। अब आइसोप्रोपाइल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसमें सेंटर वाला कार्बन या कुछ है। आइसोप्रोपाइल जब अपन नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो आपको बस मैं याद करवाना चाह रहा हूँ कि क्योंकि सेंटर वाले कार्बन पे बेंजीन है इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल बोल दिया आपने, ठीक है। हालांकि ये इसमें ऐसा कोई नियम नहीं होता, ये नोमेनक्लेचर के हिसाब से होता है ना, ये चीज़ मैं सही नहीं बोल रहा लेकिन आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ बस, है ना। तो इसमें आइसो मतलब आइसो जैसे अपन ने उसमें पढ़ा है नोमेनक्लेचर में कि जब भी एक कार्बन से दो सिमिलर कार्बन, ये देखो एक्चुअल में यहाँ ये 2 कार्बन लगे हुए हैं साथ में साइमल्टेनियसली, ये 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल बोला गया है। इसलिए नहीं बोला गया है कि यहाँ पे सेंटर पे बेंजीन लगा है इसलिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्यूमीन बोला जाता है। ये देखो आप, इसी को अपन क्यूमीन बोलते हैं। अब एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल वही रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस क्यूमीन का ऑक्सीडेशन होता है
और ये ऑक्सीडेशन ऐसा वैसा ऑक्सीडेशन नहीं है, इसको बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। अब एरियल ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को एरियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बस एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि आपने किसी एक्सटर्नल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल ना करके आपके कंपाउंड को ऑक्सीडाइज किया है, तो हमने इसको नॉर्मली एरियल ऑक्सीडेशन करा है। अब इसका जो प्रोडक्ट बनता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूछा जा चुका है पेपर में पूछा जा चुका है। ये 2019 में नीट में पूछा गया था, क्यूमीन प्रोसेस। अब करना क्या है देखो ध्यान से, होता क्या है, यहां पे कंपाउंड बनता है, देखो मैंने सी को ऊपर लिख दिया, यहां पे कंपाउंड बनता है ये। अब तुम बोलोगे ये क्या है, तो ध्यान से देखो, इतने हिस्से को क्या बोल रहे थे? क्यूमीन। ये देखो यहां पे परऑक्साइड लिंकेज हो गई। जब कंटिन्यूअसली दो ऑक्सीजन होते हैं तो इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। तो क्योंकि यहां पे परऑक्साइड लिंकेज होती है इसलिए इसको बोलते हैं क्यूमीन परऑक्साइड। तो ये क्या है? क्यूमीन परऑक्साइड है, ठीक है। अब क्यूमीन परऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, फर्दर ये टूट जाता है, ये फर्दर टूट जाता है। आपको अब यहां पे बीच में रिएजेंट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं पे भी क्यूमीन परऑक्साइड दिख जाए या फिर क्यूमीन दिख जाए और वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा, क्यूमीन तो समझ गए ना आप, क्या कि बेंजीन के ऊपर 3 कार्बन की चेन लगी होगी और बीच वाले कार्बन से क्या लगा होगा? अटैच्ड होगा बेंजीन ग्रुप। अब ये जो रिंग है बीच वाले कार्बन से अटैच्ड है, इसकी कारण ऑक्सीडेशन बनाया क्या? क्यूमीन परऑक्साइड। अब हमेशा क्यूमीन परऑक्साइड में आपको यही करना जो मैं बता रहा हूं कि ये जो इतना हिस्सा होता है ना, ये देखो ये क्या है? CH3, ये क्या है? CH3। तो ये CH3 और ये वाला C और ये वाला C, ये तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा कि ये 1 2 3 लगातार कार्बन है और ऊपर एक ऑक्सीजन बच गया। तो ये ऑक्सीजन जो होता है ये बॉन्ड बना के एसीटोन बना लेता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्यूमीन प्रोसेस में एक तो बन गया आपका एसीटोन, ठीक। अगला ध्यान से देखो, अब बचा क्या? बचा आपके पास, ये बच गई आपके पास एक बेंजीन की रिंग और ये बच गया OH ग्रुप। तो भैया ये दोनों आपस में घर बसा लेंगे और बोलेंगे चलो अपन लिंक्ड हो जाते हैं। तो ये बन गई आपकी बेंजीन रिंग और इसके ऊपर OH। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। एक्चुअली फिनॉल बनेगा। तो क्यूमीन्स प्रोसेस में आपको याद रखना है कि 2 प्रोडक्ट बनेंगे। मेजर प्रोडक्ट होता है ये, मेजर प्रोडक्ट होता है आपका कौन? फिनॉल। फिनॉल इज अवर मेजर प्रोडक्ट और एसीटोन भी साथ में बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्यूमीन प्रोसेस में डायरेक्ट पूछते हैं कि क्यूमीन प्रोसेस में क्या क्या चीजें बन रही हैं। तो क्यूमीन प्रोसेस में 2 चीजें बन रही हैं, मेन प्रोडक्ट फिनॉल और बाय प्रोडक्ट एसीटोन। तो ये तो थी आपकी क्यूमीन प्रोसेस और इसी के साथ ये जो नेमिंग रिएक्शन जो थी इस चैप्टर की, उसका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब हम मिलते हैं सेकंड पार्ट में, जिसमें मैं बाकी की नेमिंग रिएक्शन बताऊंगा और उसमें थोड़ी सी एक ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल की एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग है, हम उसको भी कवर करेंगे। तो आप यूं ही पढ़ते रहिए और अपनी पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए।